चलिए तो जय हिंद साथियों सभी को। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब परिवार जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। होमवर्क तो पहले ही दे दिया गया आप लोग को। होमवर्क कहाँ डाला जाता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ के आइएगा पर डे, रोज रोज कहा जा रहा है। और आज से सुने आप लोग टारगेट बनाए हैं जीडी के एग्जाम को क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो टारगेट को अचीव कीजिए। कल हम लोग कहाँ थे? गुप्त साम्राज्य में। कहाँ थे? गुप्त साम्राज्य को आधा पढ़ लिए थे, आज पूरा करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो है संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ था, जैसे कि जो गुप्त काल में जो है कृषि करने योग्य भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? उसे क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। और जो वास करने योग्य भूमि था उसे नहीं, उसे वास्तु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वास्तु। वास करते थे, वास्तु, ठीक है। वास मतलब क्या होता है? रहना, ठीक है, निवास करना। अब बताइएगा, जो पशुओं के चारा योग्य भूमि था उसे क्या कहा जाता था? चारागाह भूमि। क्या कहा जाता था? चारागाह भूमि, ठीक है। और ऐसे भूमि जो जंगली थे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? जंगल बोलते हैं। इसमें कहा गया है अप्रहत, ठीक है। अप्रहत, ठीक है। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अप्रहत। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, नहीं, उसको सील बोलते थे। क्या बोलते थे? सील, ठीक है। और जो वास करने योग्य होता था उसमें वास्तु, ठीक है। कृषि करने योग्य क्षेत्र। हो गया यहाँ तक रिवाइज। बताइएगा कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, सबसे पहले तो ये बताना है कि जो सर्वाधिक मुद्राएं जारी की गई थी सोने की, वो किस काल में की गई थी? गुप्त काल में। वहीं अगर पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे किसके काल में? तो कुषाण काल में, ठीक है। तो स्वर्ण मुद्राएं जो जारी किए गए थे गुप्त काल में, तो स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के रुपये को रुपयक। क्या कहा जाता था? रुपयक, ठीक है। अब आते हैं मंदिर। गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर हुए उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। आप लोग को बताना है मंदिर, हम बताएंगे आप लोग को स्थान, ठीक है। बताइएगा तिगवा। तिगवा में विष्णु मंदिर। तिगवा के विष्णु मंदिर। वहीं बताइएगा भुमरा के शिव मंदिर। भुमरा के शिव मंदिर। बताइएगा तिगवा कहाँ है? मध्य प्रदेश, जबलपुर, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश। बताइएगा नैना कुठार। पार्वती मंदिर। नैना कुठार पार्वती मंदिर। बताइएगा देवगढ़। हाँ, देवघर नहीं, देवगढ़। देवगढ़ दशावतार, ठीक है। देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? ललितपुर उत्तर प्रदेश। बताइएगा खो। हाँ, खो का शिव मंदिर। खो का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर, ठीक है। दोनों का शिव मंदिर। बताइएगा भीतरगांव कानपुर लक्ष्मण मंदिर। भीतरगांव कानपुर लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बताइएगा तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर। बताइएगा नैना कुठार पार्वती मंदिर। नैना कुठार पार्वती मंदिर। देवगढ़ दशावतार मंदिर। देवगढ़ दशावतार मंदिर। खो का शिव मंदिर, ठीक है। खो का शिव मंदिर। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करके अगला। बताइएगा, अगला सवाल है आप लोगों के बीच। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति। तो बताइएगा सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। कौन सा? मनुस्मृति। पुरानी स्मृति मनुस्मृति। हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा, विंध्य जो है, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? हाँ, सबर, ठीक है। कौन सी जाति? सबर जाति। कौन सी जाति? सबर जाति, जो देवताओं को मनुष्य के मांस चढ़ाते थे, ठीक है। कौन सी जाति? सबर जाति। हो गया। अगला बताइएगा, पहली बार
किसी के सती होने का प्रमाण किससे मिलता है? हाँ, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और कब कब मिला है? 510 ईस्वी में। कब मिला है? 510 ईस्वी में। ठीक है, बोला गया है कि पहली बार इसमें जो है सती होने का प्रमाण भी मिलता है और किससे मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। किसकी पत्नी? भोजराज की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसकी पत्नी सती हुई थी। हो गया। अगला बताइएगा कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। क्या कहा जाता था? गणिका। ठीक है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका। उसी में से जो है सबसे वृद्ध जो होती थी उसे क्या कहा जाता था? हाँ, कुटनी। ठीक है, क्या कहा जाता था? कुटनी। ठीक है, अगला बताइएगा कि गुप्त वंश का जो राज्य चिन्ह था क्या था? गरुड़। क्या था? गरुड़। विष्णु के वाहन गरुड़, विष्णु के वाहन गरुड़। ठीक है, उसका जो है राजकीय चिन्ह होते थे। हो गया। अगला बताइएगा कि अजंता में निर्मित कुल कितनी गुफाएं हैं वर्तमान में? वर्तमान में 6 है और कुल बोले तो 29। ठीक है, कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं। उसमें वर्तमान में 6 ही शेष बचे हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि मरणासन में एक राजकुमारी का चित्र उसमें दिया गया। ठीक है, तो कौन से गुफा में उत्कीर्ण है? 16वां नंबर का। कौन सा नंबर? 16वां नंबर का गुफा में। ठीक है, मरणासन मतलब कि हाँ, मरने के आसन में, मृत्यु आसन में। ठीक है, अगला बताइएगा किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहा जाता है? 17वां। कौन सा? 17वां। 17वां को क्या कहा जाता है? चित्रशाला। ठीक है, चित्रशाला। हो गया कंप्लीट। बताइएगा अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? नहीं, बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वहीं अगर पूछे एलोरा की, एलोरा तीनों से संबंधित है। ठीक है, किससे किससे? बौद्ध धर्म, जैन, हाँ, हिंदू धर्म। ठीक है, तीनों से संबंधित है। कौन सा? एलोरा की। बताइएगा कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, किस काल में लिखा गया है? गुप्त काल में लिखा गया। ठीक है, अभी गुप्त काल चल रहा है तो यही नहीं बोलेंगे। हो गया। अगला बताइएगा कि आर्यभट्टियम किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने। ठीक है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने। ठीक है, हो गया। अगला बताइएगा बृहत संहिता वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर जो कौन थे? वराहमिहिर चंद्रगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय के नवरत्न में से एक कौन थे? खगोल विज्ञानी। ठीक है, खगोल विज्ञानी वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर। ठीक है, उसने क्या लिखा है? बृहत संहिता। बृहत संहिता। बताइएगा कि लघु जातक की रचना किसने की है? वराहमिहिर ने। ठीक है, किसने की है? वराहमिहिर। बताइएगा पंच सिद्धांत बृहजाक, ये भी वराहमिहिर में। ठीक है, तो कौन कौन से पढ़े अभी हम लोग? बृहत संहिता पहला, दूसरा लघु जातक, ठीक है, तीसरा पंच सिद्धांत बृहजात। ठीक है, बृहजात। हो गया। अगला बताइएगा कि गुप्त काल में जो है पशु चिकित्सा का जो हस्त्यायुर्वेद की लिखा है, किसने लिखा है? पशु चिकित्सा के लिए हस्त्यार मतलब हाथ से आयुर्वेद का दवा दिया जाता था, तो किसने लिखा है? नहीं, पलकानव। ठीक है, क्या नाम था? पलकानव। ठीक है, गुप्त काल में पलकानव ने लिखा है। हो गया। अगला बताइएगा कि गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत है। ठीक है, और वहीं जो है चांदी के सिक्के को क्या कहते थे गुप्त काल में? रूपक। और सोने को? दिनार। हो गया। बताइएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। वहीं बताइएगा मेघदूतम कालिदास। उसके बाद क्या था? कुमार संभवम कालिदास। उसके बाद क्या था? ये मालविकाग्निमित्रम कालिदास। ठीक है, तो और उसके बाद भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। किसे? कालिदास को। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत का शेक्सपियर जो लिखते थे ना, मतलब जो शेक्सपियर लिखते थे स्टोरी, वो और जो कालिदास का स्टोरी था दोनों मिलता था। अंतर क्या था कि उसका जो है हैप्पी एंडिंग होता था, किसका? कालिदास का। और जो शेक्सपियर होते थे उनका जो है अनहैप्पी एंडिंग होता था। ठीक है,
तो इसीलिए इसको कहा गया भारत का शेक्सपियर। हो गया। अगला बताइए, क्या चीज? शेक्सपियर तो बाद में आया, लेकिन बोला गया है, ठीक है। उसने लिखा था ना रोमियो और जूलियट वाला, तो उसमें भी जो है बताया गया कि उसका एंड जो था वो बहुत दुखद रहा था, ठीक है। और उसी तरह सेम टू सेम ये भी लिखते थे, लेकिन इसका एंड सुखद होता था, ठीक है। अगला बताइएगा, अब आते हैं वाकाटक राजवंश में, ठीक है। बताइएगा वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति। कौन थे? व से वकाटक, व से विंध्य शक्ति, ठीक है। वकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति। और बताइएगा कब किए थे वकाटक राजवंश की स्थापना? 300 कहाँ पहुंच गया आप लोग? और थोड़ा घटाइए। 255। कब? 255 ईस्वी में, ठीक है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में किसके द्वारा? विंध्य शक्ति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? विंध्य शक्ति के द्वारा। अगला बताइएगा कि ये जो विंध्य शक्ति थे, विंध्य शक्ति के पुत्र का नाम क्या था? कौन सेन? बताइए। प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति के बाद उसका जो पुत्र था प्रवरसेन प्रथम, वो शासक बने, ठीक है। तो उसका बताइएगा समयावधि प्रवरसेन प्रथम का। 275 से 355, ठीक है। 275 से 335 ईस्वी, 335 ईस्वी, सॉरी, 275 से 335 ईस्वी, ठीक है। बताइएगा कि 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे किसने? नहीं, प्रवरसेन प्रथम ने। किसने करवाए थे? प्रवरसेन प्रथम ने, ठीक है। कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 4। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? पुराणों से। किससे मिलती है? पुराणों से। पुराणों की संख्या 18। बहुत अच्छा। पुराणों की संख्या 18, ठीक है। बताइएगा कि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वाकाटक वंश का वह अकेला एक शासक था जिसे सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कौन? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम को सम्राट की उपाधि और 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। कौन? प्रवरसेन प्रथम ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि प्रवरसेन के पश्चात जो वाकाटक साम्राज्य थे कितने भागों में विभक्त हुए थे? 2 भागों में, ठीक है। कौन कौन? प्रधान शाखा और वसीय शाखा। कौन कौन? प्रधान शाखा, वासीय शाखा। कौन सा? प्रधान शाखा और वासीय शाखा, ठीक है। तो प्रधान शाखा के कुछ राजा हैं, ठीक है, प्रमुख राजा, उनका नाम बताइए एक भी। तो रुद्रसेन प्रथम था, ठीक है। उसके बाद प्रभावती गुप्ता थी, ठीक है। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय हुए। तो ये सब कौन हुए? प्रधान शाखा के राजा, ठीक है। तो बताना आप लोग को कि जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, उन्होंने अपनी पुत्री की विवाह किससे कराई थी? नहीं, रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। रुद्रसेन से करवा दिया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। तो बताना उसकी पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। उसका विवाह किससे कराया? रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। अगला बताना है कि राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है किसने संबंध स्थापित किया था? जैसे अभी चल रहा था वाकाटक वंश हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ घुस गया एक गुप्त वंश का। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो इसने ये जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि अपनी पुत्री का विवाह करवा के और उसके अधिकार को हड़प लेना, ठीक है। उसके अधिकार को मतलब उसके जो साम्राज्य था उसको हड़प लेना। तो इसीलिए इसने क्या करवाया था? अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? रुद्रदामन, रुद्रसेन द्वितीय से। किसे कराया था? रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। तो बताना है उसके बाद जो है उनके 2 पुत्र हुए। किसके? प्रभावती गुप्ता के, ठीक है। प्रभावती गुप्ता के 2 पुत्र हुए। तो उनका क्या नाम था? नहीं, दिवाकर सेन। बहुत अच्छा। उसके बाद दामोदर सेन। दिवाकर सेन, दामोदर सेन, दिवाकर सेन, दामोदर सेन, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा बेटा था कौन थे? दिवाकर सेन, ठीक है। तो दिवाकर सेन ही शासन संभाला वहां के। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अच्छा इसको बाद में बताते हैं, ठीक है। क्या चीज बताइएगा? प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद, ठीक है, उसके कौन से पुत्र ने जो है गद्दी संभाला था? कनिष्ठ पुत्र ने, ठीक है। कनिष्ठ मतलब क्या होता है?
छोटा बेटा, ठीक है। तो छोटा बेटा कौन थे? दामोदर सेन। तो दामोदर सेन ने जो है, दामोदर सेन गद्दी पे बैठे, वो किस नाम से गद्दी पर बैठे थे? परवर सेन द्वितीय, परवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे, ठीक है। बताना है वाकाटकों की जो प्रधान शाखा था उसका अंतिम शासक कौन थे? इसके दो शाखा था ना, कौन कौन? एक प्रधान शाखा और वसीय शाखा। तो बताना है प्रधान शाखा का जो है अंतिम शासक कौन हुए? पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन हुए? पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। तो बताना है, इसका अंतिम शासक हो गया। बताना है कि वसीय शाखा के संस्थापक कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन, ठीक है। कौन थे? हरिसेन इसके वसीय शाखा के संस्थापक थे। ऐसे माना गया है कि वसीय शाखा के जो है संस्थापक जो है सर्वसेन, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। इससे पहले भी हम लोग हरिसेन पढ़े थे, जैसे कौन? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। तो वो हरिसेन अलग है, ये हरिसेन अलग है, ठीक है। अब आते हैं वसीय शाखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अगला। तो बताइएगा कि वसीय शाखा के जो संस्थापक अभी बताए ना, कौन थे? नहीं, वास्तविक संस्थापक वो थे। इसके संस्थापक कौन थे? सर्वसेन, ठीक है। सर्वसेन प्रवरसेन के पुत्र। हाँ, मतलब पूरा उलझा दिया इसमें, ठीक है। इसमें पूरा उलझा दिया है। वाकाटक वंश के जो है वसीय शाखा की स्थापना कब हुई थी? 330 ईस्वी में। कब हुई थी? 330 ईस्वी में, ठीक है। सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र जिसका नाम था सर्वसेन, उसने किया था। किसने किया था? सर्वसेन ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि वाकाटक वंश के राजा, ठीक है, वाकाटक वंश के एक राजा का नाम बताना है जिसने सेतु बंध की रचना की है। हाँ, इतना बता दिए कि वाकाटक वंश का ही है, ठीक है। अभी डायरेक्ट पूछते हैं कि सेतु बंध की रचना किसने की है, तो अभी आप लोग कांपने लगते, ठीक है। किसने? नहीं, प्रवरसेन द्वितीय ने। किसने किया है? प्रवरसेन द्वितीय ने, ठीक है। सेतु बंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने। सेतु बंध क्या है? एक मराठी प्राकृत काव्य है, ठीक है। मराठी प्राकृत काव्य है। क्या नाम है उसका? सेतुबंध। सेतुबंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने किया है, ठीक है। वहीं बताना है कि हरि विजय की रचना किसने किया है? नहीं, सर्वसेन, ठीक है। हरि विजय सर्वसेन, हरि विजय सर्वसेन, ठीक है। ये क्या है? ये है काव्य ग्रंथ, प्राकृत काव्य ग्रंथ, ठीक है। ये भी हो गया। तो अभी हम लोग दो ठो पढ़े, एक हरि विजय और एक सेतुबंध। तो हरि विजय का किसने किया है? सर्वसेन ने। और वही सेतुबंध का प्रवरसेन द्वितीय ने, ठीक है। अगला बताना है कि मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास। मेघदूतम कालिदास, ठीक है। अगला बताना है वाकाटक जो राजा होते थे वो किस धर्म के अनुयायी होते थे? ब्राह्मण धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म। तो वे ब्राह्मण धर्म के थे, तो वे किस भगवान के उपासक थे? शिव और विष्णु। शिव और विष्णु, शिव और विष्णु, ठीक है। बताना है कि वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत जो है उसने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। नचना के मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसका क्या नाम था? हाँ, ठीक, बोलिए। व्याघ्रदेव। क्या नाम था? व्याघ्रदेव, ठीक है। क्या नाम था? व्याघ्रदेव, जो पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत थे। कौन? व्याघ्रदेव, ठीक है। व्याघ्रदेव हो गया। अगला बताना है कि अजंता का 16वां और 17वां, ठीक है, 16वां 17वां और 19वें, ठीक है, गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नहीं, वाकाटक के शासनकाल में। ऑटोमेटिक वही पढ़ा रहे तो वही ना होगा। तो वाकाटक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। हाँ, वाकाटक, हाँ, वाकाटक मतलब उसी के शासनकाल में भी चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आता है कौन? पुष्यभूति वंश, ठीक है। वाकाटक वंश जो है ओल झोल सब खत्म करके अब आते हैं पुष्यभूति वंश में, जिसे कौन से नाम से जाना जाता है? वर्धन वंश, ठीक है। वर्धन वंश। तो अगर पूछे कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन हुए, तो ऑप्शन में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में दे दिया था प्रभाकर वर्धन, ठीक है, पुष्यभूति, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वर्धन वंश रहे तो वहां से बकाना नहीं है, पुष्यभूति ही मारना, ठीक है। उसके हाँ,
वर्धन वंश का प्रभाकर वर्धन नहीं मारना है। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यभूति। ठीक है, कौन हुए? पुष्यभूति। बताइएगा इनकी राजधानी कहाँ थी? पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर, जो आधुनिक में कहाँ पे है? नहीं, हरियाणा। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे है? हरियाणा प्रांत में। कहाँ पे है? हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर। हो गया। अगला बताइएगा कि महाराजा धीराज, इसमें भी मिला है, महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था पुष्यभूति वंश के किस शासक को? हाँ, प्रभाकर वर्धन को। किससे? प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे महाराजा धीराज की उपाधि किसे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो अभी अगर पूछे कि वर्धन वंश के कौन से शासक थे जिसे महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो कौन है? प्रभाकर वर्धन। और एक इसके साथ साथ है परम भट्टारक। परम भट्टारक, तो किसे? प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, परम भट्टारक, प्रभाकर वर्धन, महाराजा धीराज, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, बताया गया है कि पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता भी इसे कहा गया। किसे? प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, प्रथम प्रभावशाली शासक थे कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यहां तक बताना है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती। और उसके दो पुत्र भी हुए। बताना है क्या नाम है? हाँ, राजवर्धन और, हाँ, दो पुत्र हुए। दो पुत्र का नाम पूछे। ठीक है, तो राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। और इसकी एक पुत्री भी हुई, उनका नाम है राजश्री। क्या नाम है? राजश्री। ठीक है, तो बताना है कि प्रभाकर वर्धन के बाद शासक कौन बने? नहीं, राजवर्धन बने। ठीक है, कौन बने? ऑटोमेटिक है, बड़ा बेटा ही शासक बनता है। तो कौन बने? राजवर्धन। तो बताना है कि राजवर्धन ने अपनी बहन, ठीक है, जिसका क्या नाम है? राजश्री, का विवाह किसके साथ करवा दिया था? तो ग्रहवर्मा। क्या नाम है? ग्रहवर्मा। ठीक है, राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ किसने करवाया था? राजवर्धन ने। किसने करवाया था? राजवर्धन ने। ठीक है, तो बताना है कि ग्रहवर्मा जो थे वो कौन से शासक थे? कौन से वंश के? कौन से वंश के? मोखरी वंश के। ठीक है, मोखरी वंश के शासक थे कौन? ग्रहवर्मा। ठीक है, और उसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज के मोखरी राजा थे ग्रहवर्मा। कौन थे? ग्रहवर्मा। ठीक है, तो ग्रहवर्मा की पत्नी का नाम क्या हो गया? राजश्री। हो गया। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कहानी सुनिएगा खाली। एक हुआ देवगुप्त। ठीक है, जो थे देवगुप्त कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे। ठीक है, तो मालवा के शासक थे। तो देवगुप्त जो है उससे शादी करना चाहते थे पहले से। किससे? राजश्री से। ठीक है, तो शादी करना चाहते थे, लेकिन हुआ किससे? ग्रहवर्मा से हो गया। तुरंत भूल जाते हैं। ठीक है, शादी करना चाहता था देवगुप्त, लेकिन शादी किससे हो गया? ग्रहवर्मा से। ठीक है, तो इसको आ गया गुस्सा। अब क्या किया? निकला इसको मारने। किसको? ग्रहवर्मा को। बोला तुम्हारा ग्रह निकालते आज। ठीक है, तो ग्रह इसको निकालने निकल गया कौन? देवगुप्त। ठीक है, निकला, उसको मार दिया। किसको मार दिया? ग्रहवर्मा को। ठीक है, और उसकी पत्नी जो थी कौन? राजश्री। राजश्री को जो है बंदी बनाकर क्या किया? कारागार में डाल दिया। ठीक है, कहाँ ले गया? मतलब उसको, मतलब नजर बंद करके कहीं साइड ले गया। ठीक है, हाँ, मतलब उसको। उसके बाद देखिए क्या हुआ, राजवर्धन जो थे ऑटोमेटिक है उसकी बहन को जो है, मतलब हाँ तो जाएगा ही। तो क्या किया राजवर्धन? ठीक है, उसका जो भाई था, किसका भाई? राजश्री का भाई, जिसने शादी करवाया था। राजवर्धन जो है अब की बार निकला देवगुप्त को मारना। ठीक है, तो उसको पकड़ लिया, पकड़ा, उसको मार दिया। किसको? देवगुप्त को। ठीक है, किसने मारा? राजवर्धन ने। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें एक एंट्री होता है इसका मित्र का। किसके? नहीं, राजवर्धन नहीं, देवगुप्त के मित्र के। ठीक है, देवगुप्त तो मार दिया, तो देवगुप्त का एक मित्र हुए जिसका क्या नाम था? शशांक। ठीक है, जो कहाँ के शासक थे? गोंड के शासक थे। ठीक है, गोंड कहाँ पे है? नहीं, बंगाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, बंगाल में। ठीक है, गोंड जनजाति के बारे में आप लोग बोल रहे क्या? गोंड शासक जो थे वो बंगाल में थे। ठीक है, और गोंड शासक जिसका नाम था शशांक। ठीक है, जो किसके मित्र थे? देवगुप्त के मित्र थे। ठीक है, देवगुप्त के मित्र थे। उसने क्या किया? राजवर्धन को मार दिया।
ठीक है, पूरा साउथ फिल्म वाला चला, पुष्पा राज फेल कर दिया आपने, ठीक है। तो उसने क्या किया, राजवर्धन को मार दिया, किसने, शशांक ने, गौंड नरेश शशांक ने, ठीक है। तो थोड़ा सा शशांक के बारे में जान लेते हैं। शशांक जो थे गौंड शासक, वो किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के। किस धर्म के, शैव धर्म के। और बताना है कि इसने जो है बोध गया में इसने क्या बता ही दिए कि बोध गया में जो है ना बोधि वृक्ष जो थे उसको इसने कटवा दिया था, किसने, शशांक ने, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा इस तरह कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष किसने कटवाया था, तो शशांक ने, ठीक है। गौंड शासक शशांक ने कटवा दिया था। अब जो है कि राजवर्धन की मृत्यु हो गई, मार दिया किसने, शशांक ने मार दिया। और कब मारा था, सही बोले, 606 ईस्वी में, ठीक है, 606 ईस्वी में, ठीक है। उस टाइम जो है हर्षवर्धन छोटा था, क्या साल का था, 16 साल का था, ठीक है। कितने साल का, 16 साल का था। उस टाइम छोटे था, ठीक है, मतलब युवा अवस्था में नहीं पहुंचा था। तो 606 ईस्वी में जो है राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर कौन बैठे, हर्षवर्धन। किसके गद्दी पर, थानेश्वर की गद्दी पर, ठीक है। उसकी राजधानी थानेश्वर थी, तो थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठ गया, ठीक है। और उसका 2 टारगेट था, क्या, एक तो शशांक को पकड़ के धो देना और दूसरा अपनी बहन को खोजना, ठीक है, क्योंकि बहन को ले गया था, कहीं पे छापित कर दिया था। तो 2 टारगेट था उसका, ठीक है। क्या क्या, शशांक को धोना और बहन को खोजना, ठीक है। चलते निकल गया वो खोजने, कौन, शशांक फंसे हुए, सब बताइए। निकल गए हर्षवर्धन खोजने, ठीक है। तो उसको रास्ते में मिला एक बौद्ध भिक्षु, जिनका क्या नाम है, उसका नाम है दिवाकर मित्र, ठीक है। दिवाकर मित्र नाम है, ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। उसने बताया हर्षवर्धन को कि तुम्हारी बहन फलना जगह है, ठीक है, ऐसे बोल दिया कि फलना जगह है, जो है वो सुसाइड करने वाली है, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि वो सुसाइड करने वाली है, आत्महत्या कर लेगी, जाके बचा लो। तो गया, बचा लिया, ठीक है। उसके बाद जो है शशांक को भी इसने क्या किया, धो डाला। दोनों टारगेट इसका कंप्लीट हो गया। अब साउथ फिल्म खत्म होता है, अब बढ़िया चीज आएगा, ठीक है। अब अगला सवाल बोलिएगा कि हर्ष को एक शासक ने हराया था, ठीक है, उनका क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। उसमें जो हर्ष जो है पराजय हुए, कौन पराजय हुए, हर्ष, ठीक है। हर्षवर्धन जो है को हरा दिया, किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया, पुलकेशिन द्वितीय का। अब बताइएगा कि एक चीनी यात्री हुआ करता था जिसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है किसके दरबार में जो है, किसके शासनकाल में भारत आए थे, हर्षवर्धन। तो ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है, उसके शासनकाल में भारत आए, हो गया। तो बताना है कि ह्वेनसांग द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम क्या था, सी यू की। क्या नाम था, सी यू की। वही बताना है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फायान द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो बताए थे आप लोगों को कल परसों, नहीं, फो यू की, ठीक है, ठीक है। फायान ने फो यू की और ह्वेनसांग ने सी यू की, ठीक है। बताना है कि यात्रियों के यात्री तो बहुत आए, ठीक है, कौन कौन आए, ह्वेनसांग आए, ठीक है, उसके बाद फायान आए, उसके बाद इत्सिंग भी आए, उसके बाद और भी कोई, हाँ, इबन बतूता, ये सब आए थे। चीनी यात्री में ये सब 3-4 हुआ। तो बताना है कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया है, ह्वेनसांग को। किसे कहा गया है, ह्वेनसांग। यात्रियों में राजकुमार ह्वेनसांग। तो बताना है ह्वेनसांग जो है भारत कब आए थे, हाँ, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में तो आए थे, लेकिन कब आए थे, तो 630 में आए थे, ठीक है, 630 ईस्वी में आए थे। और कब तक रहे थे, 645, हाँ, 15 साल। तो उसी तरह वो भी आए थे, कौन, हाँ, फायान। वो कब आए थे, 399 में आए थे, ठीक है, 399 में। और कब तक रहे थे, 414 तक रहे थे, वो भी 15 साल, हो गया। तो बताना है कि नीति का पंडित किसे कहा गया है, ह्वेनसांग को। नीति का पंडित ह्वेनसांग। वर्तमान शाक्य मुनि ह्वेनसांग को, वर्तमान शाक्य मुनि ह्वेनसांग को। बताना है कि इसने जो है शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय से, ठीक है। ह्वेनसांग ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय से। बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त। किसने किया था, कुमारगुप्त ने। वही बताना है कि
और कौन सा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। किसने किया था? धर्मपाल। विक्रमशिला धर्मपाल। वही बताना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। ठीक है, किसने किया था? गोपाल। वही बताना, तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं, राजा तक्ष बोला, राजा भरत का बेटा तक्ष। ठीक है, राजा भरत का बेटा तक्ष। ठीक है, तो तक्षशिला का नाम तक्ष तक्ष के नाम पे रखा गया था। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अगला बताना है कि हर्ष ने कहाँ के शासक से बौद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे? कहाँ के शासक से? तो कश्मीर के शासक थे। ठीक है, हाँ, हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से, किससे? कश्मीर के शासक से बुद्ध के जो है दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। अगला बताना है कि हर्ष के जो है हर्षवर्धन के पूर्वज जो थे, जैसे पिताजी दादाजी, वो किस भगवान के जो है उपासक थे? हाँ, शिव और सूर्य। कौन से भगवान? शिव और सूर्य। ठीक है, अगला बताना है कि चीनी यात्री वैनसांग से मिलने के बाद उसने कौन से धर्म अपनाए थे? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म जो थी, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म किससे प्रभावित होकर अपना लिए थे? तो वैनसांग से, चीनी यात्री वैनसांग से। ठीक है, जो किस शाखा से संबंधित थे? महायान शाखा से। कौन सी शाखा? महायान शाखा। ठीक है, अगला बताना है कि हर्ष के समय, मतलब हर्षवर्धन के समय में जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? नालंदा महाविहार। कौन सा? नालंदा महाविहार। ठीक है, अगला बताना है कि ऐसा कहा गया है कि बौद्ध धर्म की जो है 5वीं बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गए थे, कौन से संगीति में? चौथी बौद्ध संगीति में। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति में। कौन किसमें बंटे थे? महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। अगला बताना है कि महामोक्ष परिषद का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता था? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में किया जाता था। प्रयाग में जो है महामोक्ष का जो है समारोह का आयोजित प्रति 5 वर्ष में किया जाता था। ठीक है, तो बताना है कि कुंभ मेला का आरंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ठीक है, हाँ, कहाँ पे? हाँ, प्रत्येक 12 साल में होता है वहां पे। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता है कुंभ मेला? नासिक। हाँ, उसके बाद हरिद्वार, उज्जैन। ठीक है, तो देखिए हरिद्वार है, प्रयागराज है, उसके बाद नासिक है, उज्जैन है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? कुंभ मेला होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हैं। उसके बाद कल से जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का है। तो बताना है कि जो है हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट। ठीक है, तो बताना है कि बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। वही बताना है मयूर भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये भी हर्षवर्धन का। ठीक है, मयूर भट्ट और बाणभट्ट दोनों किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। तो इसने कौन से पुस्तक लिखे? कादम्बरी और हर्षचरित। ठीक है, तो बताना है कि देखिए हर्षवर्धन खुद एक लेखक थे। ठीक है, वो खुद एक लेखक थे। तो बताना है उसने 3 पुस्तक लिखे हैं, 3 ग्रंथ। क्या नाम है? सब भूल गए, हम बताते हैं। ठीक है, प्रियदर्शिका किसने लिखा? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। रत्नावली नागानंदा हर्षवर्धन। नागानंदा हर्षवर्धन। कौन 3 ठो? अब बोलिए। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा किसने लिखा है? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ने लिखा, लेकिन इसने तो संकलित किया था, लेकिन लेखक इसका कौन था बता सकते हैं? लेखक का नाम? हर्षवर्धन ने जो है पुरस्कार, हर्ष से पुरस्कार लेकर जो है इसने 3 नाटक लिखे थे। अच्छा, एक चीज और बता, अगर पूछेगा कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा ये क्या थे? ठीक है, तो ऑप्शन में देगा कि ये नाटक थे। ठीक है, या फिर दे देगा कि ये मतलब कहानी थे। ठीक है, कविता थे। तो बताना क्या है? ये नाटक थे। ठीक है, तो किसने लिखा था इसको? हर्षवर्धन ने लिखवाया गया था। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि रचनाकार जो है हर्षवर्धन है, लेकिन लेखक इसका धावक थे। क्या नाम था? धावक नामक कवि था। कौन था? धावक। ठीक है, और किस भाषा में लिखे गए थे?
संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ठीक है। अगला बताना है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, किसे? हर्षवर्धन को। किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। ठीक है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है हर्षवर्धन को। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है। ऐसे कहा गया है कि अंतिम जो है ना सम्राट, अंतिम हिंदू शासक सम्राट थे हेमू। कौन थे? हेमू थे। ठीक है। हाँ, अगला बताना है कि हर्ष के अधीनस्थ शासक को क्या कहे जाते थे? हाँ, हर्ष के मतलब हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक को क्या कहे जाते थे? तो महाराज। क्या कहे जाते थे? महाराज या महासामंत। महाराज या महासामंत कहे जाते थे। ठीक है। हर्षवर्धन के शासन काल में जो है प्रशासन कितने भाग, हाँ बताना है कि हर्षवर्धन के शासन में जो है साम्राज्य कैसे, साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ था? तो सबसे पहले क्या था? प्रांत। ठीक है। सबसे पहले प्रांत, जिसे क्या कहा जाता था? कल भी पढ़े हम लोग, गुप्त काल में भी भुक्ति कहा जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। तो पहला था प्रांत, जिसे भुक्ति कहा जाता था। उसके बाद प्रांत के बाद विषय, प्रांत के बाद विषय, उसके बाद विषय के बाद पाठक, विषय के बाद पाठक। ठीक है। और पाठक का सबसे निचला स्तर मतलब पाठक के बाद ग्राम। ठीक है। तो पहला कौन था? प्रांत। प्रांत के बाद विषय, विषय के बाद पाठक, पाठक के बाद ग्राम। ठीक है। तो अब बताना है कि जो प्रांत होते थे, प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था? उपरीक। क्या कहा जाता था? उपरीक। ठीक है। विषय के प्रधान को विषयपति, विषय के प्रधान को विषयपति। ठीक है। और ग्राम के प्रधान को नहीं, इसमें कहा गया है ग्रामा पटलिक। ठीक है। ग्रामाक्ष पटलिक, ग्रामाक्ष पटलिक। ठीक है। ग्राम के शासक को ग्रामाक्ष पटलिक कहा गया है। ठीक है। इसके प्रधान को, ग्राम के प्रधान को। हो गया। अब बताना है कि इसमें जो है गुप्त हर्षवर्धन काल में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट कहा जाता था। ठीक है। चाट और गुपचुप याद रखिएगा। ठीक है। चाट कहा जाता था, चाट और भाट। ठीक है। चाट या भाट। तो पुलिसकर्मी को क्या कहा जाता था? चाट भाट। वही बताना है कि जो पुलिस के जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? इस विभाग के जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो दंडपासी। क्या कहा जाता था? दंडपासी। हो गया। बताना है कि मथुरा जो है सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके शासन काल में? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है। वही पढ़ा रहे तो वही ना होगा। इतना आसान पूछते हैं फिर भी आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो हर्ष के समय में मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? चलिए सोच के बताइए। हम जो है टॉपिक तब तक सेट कर देते हैं कल का। तो कल का टॉपिक रहेगा साथियों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से लेकर चालुक्य वंश से पहले तक। ठीक है। चालुक्य वंश से पहले मतलब चालुक्य वंश कल्याणी। ठीक है। इसमें दो ठो है, वातापी और कल्याणी। तो कल्याणी से पहले तक हो गया, मतलब कल्याणी पूरा, चालुक्य वातापी से पहले तक। पेज नंबर अगर पूछे तो 19 और 20 हो गया। तो नहीं बता पाए, उसमें था लोकपाल। ठीक है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था। आइए नवल सर, अब साइंस स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद साथियों सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम लोग अपवर्तन देखे थे, सॉरी परावर्तन तक देखे थे और लेंस दोनों क्लियर किए थे। लेंस और दर्पण ना, दर्पण भी और लेंस भी कंप्लीट कर दीजिए। आज होगा अपवर्तन से, साइंस में ही पार्ट 2। और ऑनलाइन में अगर कोई जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सर के द्वारा लिखाए गए हैं इम्पोर्टेंट, अब वैसे पीडीएफ डाल देंगे, थोड़ा हैंड राइट बना के अपना। पहला है जीडी के लिए स्पेशल है, कुछ इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है 1-2। ठीक है। कौन क्या कहाँ, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, पर्व नृत्य, पुस्तक, संस्था, खेल खिलाड़ी, पॉलिटी से, साइंस से 1-2 रहेंगे, खेल खिलाड़ी कब,
नृत्य जनगणना पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो वैसे डाल दिया जाएगा जो भी तैयारी करते हैं जीडी के। और टेस्ट, जैसे कि आप लोग भी जान रहे हैं कि प्रत्येक संडे वीकली टेस्ट रखा गया है। और कल का जो चैप्टर है मैथ में है रेशियो और रीजनिंग में है क्लॉक। ठीक है, तो आप लोग सभी कोई टेस्ट देने आए और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करें कि कितना पावर है आप में, कितना नंबर ला सकते हैं, तो अपनी क्षमता को यहाँ प्रदर्शित करें। ठीक है, दोनों। चलिए तो स्टार्ट करें सर। अपवर्तन, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? अविलंब से दूर। सघन का मतलब क्या हुआ? घनत्व अधिक, और विरल का मतलब घनत्व कम। तो जब अगर कह सकते हैं तो भारी से हल्का। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हो जाएगा, वहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। अपवर्तन के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? आवृत्ति में नहीं होता है। बहुत अच्छा। वहीं परावर्तन के दौरान किसमें परिवर्तन नहीं था? तीव्रता और आयाम। बाद बाकी सब बदल जाता है किसमें? अपवर्तन में। चलिए, अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग, फिर से बोलिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर अपवर्तनांक। बराबर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता को पता लगाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि किसकी सहायता से किसी माध्यम का सघनता या विरलता पता लगाया जाता है तो अपवर्तनांक के माध्यम से। हाँ सर। चलिए, एक क्वेश्चन सर दिए हैं जो कि हमारे कपिल सर द्वारा पढ़ाए गए भी हैं। ठीक है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जीडी का ये पिछले साल पूछा गया है 22 फरवरी 2024 में, सेकेंड शिफ्ट। देख क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? पार्टिकुलर पहले नीरज सर बताइएगा आप। नीरज जी, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप लोग भी अपने दिमाग में रखिएगा। नीरज सर नहीं, नेक्स्ट सोनी जी। चंद्रगुप्त। क्या क्यों कंफ्यूज कर रहे हो उसको? देखिए, चंद्रगुप्त आपका ऑप्शन में तीनों रहेगा। ठीक है, तो क्या कंफर्म हुई? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम किस काल का है? तो वो कैसे मौर्य साम्राज्य का करेगा संस्थापक, उसका कैसे बनेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना, वहाँ ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ही था तो आसान रहता है, वहाँ घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कंफर्म याद रखिए, जब सर पढ़ा रहे इतना मेहनत कर रहे। आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन लड़ने नहीं किया, क्या वहां तक लड़ेगा सीन लेके? ऐसा तो है नहीं, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, कितना दिन पहले पढ़ाया गया? 2 दिन पहले पढ़ाया गया, तो 1 महीना बाद तो और संस्थापित कर दीजिएगा। 2 दिन वाला आगे बढ़े। चलिए, इसलिए मेहनत ज्यादा कीजिए। नहीं अगर लगता है कि एक बार में हो पाए, फिर घर जाके वीडियो देखिए कि सर क्या पढ़ा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अगला बार नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा, कुछ ना कुछ तो पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए, अपवर्तनांक का राशि क्या होता है? अपवर्तनांक का राशि मात्रक राशि होता है, विमाहीन होता है। तो वही पूछ रहे हैं। अपवर्तनांक का राशि क्या होता है? विमाहीन या मात्रकहीन होता है। ठीक है, अपवर्तनांक बढ़ाने से प्रकाश की दिशा में क्या बढ़ जाती है? अपवर्तनांक बढ़ाने से हट जाएगा फिर।
अपवर्तनांक बढ़ाने से प्रकाश के दिशा में विचलन बढ़ जाती है, विचलन बढ़ जाती है और माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है, माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है। चलिए नेक्स्ट, अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम में सघन तथा अपवर्तनांक कम होने से माध्यम में विरल होता है। पूछा जाए कि सघन कब होता है? जब अपवर्तनांक अधिक होने पर, अपवर्तनांक अधिक होने पर क्या होगा? सघन, और अपवर्तनांक कम होने पर विरल होगा। तो वही बताइएगा निर्वात का अपवर्तनांक कितना है? निर्वात का अपवर्तनांक कितना है? 1 है। वेरी गुड, क्या है? 1। वही हवा का अपवर्तनांक 1.0003, ठीक है, 1.0003, 3 गो 0 3 लिख दीजिएगा, 3 गो 0 उसके बाद 3 लिख दीजिएगा, ठीक है, 1.003। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 1.33, जल का अपवर्तनांक 1.33। कांच का अपवर्तनांक 1.5, 1.5, कांच का 1.5। वही हीरा का 2.42, 2.42, किसका? हीरा का। एक प्रिज्म का बताइएगा। 1.65, वेरी गुड, 1.65। किस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा? किस नियम के अनुसार? परावर्तन और अपवर्तन दोनों का नियम यही बताता है कि आपतित किरण, सॉरी उसमें था आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और इसमें क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहता है। और किस नियम के अनुसार? अपवर्तन के नियम के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार। आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि में होती है, जिसे साइन आई बटे साइन आर बोलते हैं। ये किसके अनुसार? किसका नियम है? साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तन का नियम काम करेगा, लेकिन ये किसका है? हाँ, स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल्स का नियम है ये, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के। पानी में डूबी हुई आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में तैरती मछली ऊपर उठती दिखती है, तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। यहाँ देखिए कंफ्यूजन वाला, सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण, लेकिन लाल दिखाई देना परिकिरणन के कारण। किसके कारण? परिकिरणन के कारण। लाल दिखाई देना परिकिरणन के कारण, और बड़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण। झूठा चीज अपवर्तन। चलिए समझ गए ना, जो है नहीं वो दिख जाता है। सितारों के चमकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। सितारों के चमकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, जो अपवर्तनांक के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण। अगला है क्वेश्चन, बताइएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और ऐसे आपतन कोण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्रांति कोण। बहुत अच्छा। जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस घटना को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन का घटना होगी किसमें? ऑप्शन है पानी से हवा में जाने पर, पानी से कांच में जाने पर, हवा से पानी में जाने पर, या कांच से हीरा में जाने पर। इसका होगा सर पानी से हवा में जाने पर, पानी से हवा में जाने पर। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांति कोण क्या होता है? क्रांति कोण कम होता है। वेरी गुड, क्या होता है? कम होता है। सबसे कम हीरा के लिए लगभग 24 डिग्री। कितना? 24 डिग्री। उसका अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का चमकना किस पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन। वेरी गुड, पूर्णांतरिक परावर्तन। इंडोस्कोपी, पूर्णांतरिक परावर्तन आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। इंडोस्कोपी जो
किस पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। दूर संचार में भी पूर्णांतरिक परावर्तन। मृग मृच्छिका का बनना, ये तो सब कोई जानते होंगे, ठीक है। दूर संचार ऑप्टिकल फाइबर, पूर्णांतरिक परावर्तन। मृग मृच्छिका बनने में किसका सहायक कारक है? सहायक कौन है? अपवर्तन। जबकि मुख्य कारक कौन है? पूर्णांतरिक परावर्तन। वेरी गुड। कांच के चटक जाने पर, ठीक है, चटक जाने पर इनकी दरारों का चमकीला दिखाई देना, पूर्णांतरिक परावर्तन। चलिए कंप्लीट हो गया यहाँ तक। प्रिज्म का विचलन कौन? तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? समानुपाती की वित्त कर्मानुपाती? वित्त कर्मानुपाती होता है। प्रिज्म का विचलन कौन? तरंग दैर्घ्य का वित्त कर्मानुपाती उल्टा होता है, तथा इसमें 2 बार अपवर्तन का घटना होता है। प्रिज्म में कितने बार? 2 बार अपवर्तन का घटना होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.65। न्यूटन के डिस्क में कितने रंग थे? 7 रंग थे। जिसे घुमाने पर कौन सा रंग प्राप्त हुआ? व्हाइट, सफेद रंग, ठीक है। कौन सा रंग प्राप्त हुआ? सफेद रंग। और जब सफेद प्रकाश को किसी फिल्म से होकर गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाते हैं? 7 रंगों में। कौन कौन रंग है? ठीक बताइएगा। हाँ, वे यानी हाफी नाला, वे यानी हाफी नाला, वे फोर बैंगनी, आ फोर आसमानी, नी फोर नीला, ह फोर हरा, पी फोर पीला, ना फोर नारंगी, ला फोर लाल, ठीक है। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बताइएगा, जिसमें बैंगनी का रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण क्या होता है? जिसमें बैंगनी का रंग अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण ये आधार की ओर होता है। क्या होता है? आधार की होता है। किसमें? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है? बैंगनी का रंग जो होता है वो आधार की ओर होता है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और अपवर्तनांक अधिक है तो विचलित भी ज्यादा, ठीक है, विचलित भी ज्यादा होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो ये ऊपर की ओर रहता है और ये विचलित कम होता है, इसलिए खतरों में कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि वो दूर से हमें दिखाई जल्दी दे, ठीक है, क्लियर दिखे। नेक्स्ट बताइएगा, सफेद प्रकाश के सभी रंग किस गति से चलते हैं? समान गति से। सफेद प्रकाश के सभी रंग समान गति से चलते हैं। तो आप बताइए, बैंगनी से जाएंगे लाल, ठीक है, कहने का अर्थ है वे यानी हाफी नाला को इस तरह लिखेंगे, ठीक है। किस तरह लिखेंगे? इस तरह। अब बताइएगा, नीचे से जब ऊपर जाएंगे, बैंगनी से जब लाल की ओर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, बाद बाकी घटेगा। जैसे आवृत्ति, विचलन, परिकीर्णन, अपवर्तनांक। तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि सबसे अधिक किस रंग का विचलन होगा? बैंगनी का। सबसे अधिक किस रंग का आवृत्ति होगा? बैंगनी का। सबसे अधिक किसका तरंग दैर्घ्य होगा? लाल का। सबसे कम किसका परिकीर्णन होगा? लाल का, ठीक है, कम पूछे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। प्रिज्म। अब आते हैं इंद्रधनुष का बनना। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरण पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में, जिसके कारण इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। जब भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो सूर्य के विपरीत दिशा, अगर सूर्य पश्चिम में है तो पूरब में बनेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि 12 बजे दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत अच्छा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके क्या है? सहायक कारक है। हम लोग अभी देखे एक मृग मृच्छिका में, जिसमें सहायक कारक कौन था? अपवर्तन। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष बनने में सहायक कारक कौन है? परावर्तन और अपवर्तन दोनों। लेकिन इसका मुख्य कारक क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना पड़ता है ना, वही बोले ऑपोजिट। चलिए, यही कारण है कि दोपहर के समय हम इंद्रधनुष को देख नहीं सकते हैं दोपहर के समय। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्राथमिक और द्वितीय, 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीय। जब जल की बूंदे के द्वारा सूर्य के प्रकाश को 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो वहां कौन सा इंद्रधनुष? प्रथम इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होगा, जिसमें अंदर की ओर कौन सा रंग होगा? अंदर की ओर बैंगनी कलर होगा, अंदर की ओर बैंगनी कलर और बाहर की ओर लाल कलर। यहाँ से भी 4 क्वेश्चन बन गया। पूछा जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग रहेगा? बैंगनी, और बाहर की ओर लाल। और कितने बार अपवर्तन? 2 बार। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार। बहुत अच्छा। द्वितीयक की अपेक्षा यह अधिक चमकीला होता है। कौन सा? प्राथमिक। द्वितीयक की अपेक्षा अधिक। बताइएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए हमारे नेत्र पर लगभग कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 42 डिग्री। बहुत अच्छा, 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए। वहीं द्वितीय इंद्रधनुष को देखने के लिए 55 डिग्री का। कितना? 55। अब कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो कौन सा इंद्रधनुष? द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष। और इसमें क्या होगा? लाल अंदर की ओर होगा। किसमें? इसमें नहीं, द्वितीय इंद्रधनुष में लाल नीचे की ओर या अंदर की ओर, और वहीं बैंगनी बाहर की ओर द्वितीय इंद्रधनुष में, ठीक है। और ये प्रथम की अपेक्षा कम चमकीला होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। एक आ गया रंग, ठीक है। रंग में हम लोग क्या याद रखना है? लाल, नीला, हरा। तो यहाँ एक ट्रिक था हम लोग क्या, ला में नीला पीकॉक को हरा पिला दो, है ना। तो ये देखिए कॉमन चीज है। आप लोग अगर क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो तुरंत एक त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है। और जैसे बोले वैसे कीजिएगा। ला में नीला पीकॉक हरा पिला दो, ठीक है। ये चीज बना लीजिएगा, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है सबसे पहले बताइए? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। वहीं द्वितीय रंग में आ जाएगा यही सब, ठीक है। अब कौन कौन आ जाएगा? तो अब देखिए, अब हम अगर लाल और नीला को मिला दें तो कौन सा आएगा? मैजेंटा। क्या आ जाएगा? देखिए रटना नहीं पड़ा। चलिए, वहीं नीला और हरा को मिला दूं, पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। हरा और लाल को मिला दूं तो पीला। अब इसको ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ कौन आ जाएगा बाबू? सफेद आ जाएगा ना। चलिए, कहने का अर्थ है इसको इसके साथ मिलाएंगे तो सफेद, हरा को मैजेंटा के साथ मिलाएंगे सफेद, नीला को पीला के साथ मिलाएंगे तो सफेद। क्लियर है? वहीं से पूछिए। अच्छा, चलिए बताइएगा, लाल और हरा को मिला दूं पीला, क्या होगा? पीला। लाल और नीला मैजेंटा, हरा और ब्लू, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश तो चल जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, हो गया ना, समझ गए मैं। चलिए, ला में नीला पीकॉक को हरा पिला दूं। चलिए, पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में तथा सफेद रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है तथा अन्य रंगों में प्रकाश कैसी दिखाई देगी? काला। कहने का अर्थ है, देखिए अगर ये पीला है तो पीला में पीला अगर कोई चीज हम लाइट देंगे तो पीला दिखेगा, और पीला को सफेद में अगर देंगे तो भी पीला दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पीला को अगर लाल में मारेंगे तो काला देगा, पीला को हरा के साथ अगर करेंगे तो काला देगा, ठीक है। तो इसी तरह सारा रंग कर लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेन घर में। चलिए अभी थोड़ा रिपीट करते हैं। तरंग का सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। स्पीड में दीजिएगा। तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन। तरंग जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौट जाना
पूर्णांतरिक परावर्तन, वो परावर्तन का ही फॉलो करेगा, ठीक है। तरंग का क्षय होना, विचलित होना, क्या होगा? परिकीर्णन। अभी हम बोले थे कि सबसे अधिक परिकीर्णन किसका? बैंगनी का। सबसे कम किसका? लाल का, ठीक है। तरंग का उसकी छाया में प्रवेश करना तथा छोटे अवरोध के किनारे से टकरा कर प्रवेश कर जाना, विवर्तन। क्या हो जाएगा? विवर्तन। और विवर्तन किसमें पॉसिबल है? ध्वनि में। वही ध्रुवन प्रकाश में। किसी तरंग को खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाता है। तो डर कह रहे हैं, आवाज दीजिए। तरंग प्रकाश की तीव्रता कहीं मध्यम, महत्तम, कहीं शून्य हो जाता है। व्यक्तीकरण। बहुत अच्छा। कितना ना फोटो। चलिए नेत्र बताइएगा। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेत्र का सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया। दान देने में किसका उपयोग किया जाता है? नेत्र का कौन सा भाग? कॉर्निया का। यहाँ पर प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। पूछा जाएगा प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तनांक कहाँ होता है? कॉर्निया पर। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर, जिसको परितारिका कहते हैं ना। परितारिका आइरिस पर निर्भर करता है। और हमारे आंखों का रंग कैसा होता है? काला भूरा नीला। काला भूरा नीला। आइरिस में यह सबसे छोटा, आइरिस में सबसे छोटा छिद्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतली। पूछा जाएगा कि हमारे नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? पुतली से। कहाँ से होता है? पुतली से। आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। बहुत अच्छा। अगला बताइएगा। क्या सर? आंख बनाता है ना? हाँ, आंख बनाता है। छोटा बनाता है। छोटा। चलिए अच्छा। आंख बनाता है, उत्तर लेंस भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। यहाँ आंख का चर्चा है। नेक्स्ट बताइएगा। यह रेटिना पर स्थित वह कौन सा बिंदु है जो रेटिना पर स्थित बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है? अंध बिंदु। आंध्रा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको दिखाई नहीं देगा। तो याद रखने के लिए अंध बिंदु आंध्रा कर देगा, दिखाई नहीं देगा। चलिए, रेटिना पर वह बिंदु जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? येलो पॉइंट। हाँ, येलो पॉइंट कहते हैं या फिर पीत बिंदु कहते हैं। चलिए, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का मस्तिष्क को सूचना कौन देता है? ऑप्टिकल नर्वस, जिसको दृष्टि शिराएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि शिराएं। वो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की मस्तिष्क में सूचना देता है। जैसे सांप, तुरंत देखे सांप, तुरंत सूचना दिया किसको? दिमाग को कि आगू अब न बढ़। अब तुरंत दिया किसको काम? पैर को कि देख आगू मत बढ़, ठीक ना। चलिए आगे। प्रकाश का अपवर्तन। चलिए ये वाला हटा दीजिए। फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है। किसे फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है? रेटिना, दृष्टि पटल, ठीक है। दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना को क्या कहा जाता है? फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसके कारण? उत्तल लेंस के कारण, ठीक है। कहाँ बनता है? पूछा जाएगा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। उसे फोटोग्राफी का फिल्म भी कहा जाता है। रेटिना में कितने प्रकार के कोशिका होती है? 2 प्रकार के। कौन कौन? क्षार कोशिका और शंकु कोशिका। क्षार कोशिका और शंकु कोशिका। तो बताइएगा प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी कौन होता है? क्षार कोशिका। वहीं रंग के लिए उत्तरदायी शंकु कोशिका। बहुत अच्छा। कॉर्निया का अपवर्तनांक है 1.38। वहीं उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.4 है। कितना है? 1.4। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना दूरी नहीं। लेकिन स्पष्ट से पढ़ने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बताइएगा। निकट दृष्टि को
निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मायोपिया। तो बताइएगा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसमें यही चीज याद रखना कि जो बीमारी है वो चीज हमें दिख रहा है। अगर निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब निकट हमें अच्छा से दिख रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा। और इसमें कौन सा दर्पण का, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा? क्या? हाँ, आप जो बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आप सारी लेंस बोलिए, अवतल लेंस बोलिए, लेकिन सबसे पहले अवतल लेंस को याद रखिए। ठीक है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, अवतल लेंस का इंग्लिश कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, उसका एक और नाम अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस। तो सबसे पहले अवतल लेंस को दिमाग में बैठा के रखिए। दूर दृष्टि दोष आ गया तो इसका मतलब दूर की वस्तु अच्छा से दिख रहा है, नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा। और इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जिसका दूसरा इंग्लिश में नाम कॉन्वेक्स और एक और नाम अभिसारी। अपसारी हो चुका है, अभिसारी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जरा दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दूरदृष्टि द्विफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है सर? ये ना ही निकट के वस्तु को अच्छा से देख पाता है और ना ही दूर के वस्तु को देख पाता है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। तो ऊपर में कौन सा लेंस रहेगा? अवतल लेंस, दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस, और नीचे वाला में उत्तल लेंस पूछा गया है सब। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। मोतियाबिंद भी अधिक उम्र वालों को होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झील का निर्माण हो जाता है। अपारदर्शी झील का निर्माण होता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। और इसका उपचार क्या चीज है? ऑपरेशन। क्या करता है? उस झिल्ली को हटा देता है। उस झिल्ली को क्या करता है? हटा देता है। चलिए, वहीं अबिंदुकता क्या है सर? ये से इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को अंतर नहीं कर पाएगा। कौन वर्टिकल है कौन हॉरिजॉन्टल है वो नहीं बता सकता। और इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार। वर्णता तो जान रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिक बीमारी है। कैसा बीमारी है? जेनेटिक। इसका कोई उपचार नहीं, असंभव है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब बताइए परिकिरणन। सबसे अधिक परिकिरणन किस रंग का? सबसे अधिक परिकिरणन बैंगनी रंग का। ठीक है, किसका? बैंगनी रंग का। सबसे कम लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों, कुहासा, धुंध के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना ही क्या कहलाता है? परिकिरणन कहलाता है। सुबह या शाम के समय किसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है? किसके कारण? परिकिरणन के कारण। किसके अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकिरणन कम होगा? किसके अनुसार? किस वैज्ञानिक के अनुसार? तो रेले के अनुसार। रेले ने क्या बताया? जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकिरणन कम होगा। खतरे में किस रंग का उपयोग किया जाता है? उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देना। समुद्र का जल भी परिकिरणन के कारण कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। छोटे कण बैंगनी तथा आसमानी रंग को एवं बड़े कण नारंगी तथा लाल रंग को परिकिरणित करते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट है, कुछ पीडीएफ में देख लीजिएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के परिकिरणन। वहीं हम बताए थे ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक बताए थे प्रकाशीय गेज। वो किससे था? परावर्तन था। किससे था? परावर्तन। तो बताइएगा प्रकाश के परिकिरणन प्रभाव के अध्ययन के लिए सन 1930 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? सीवी रमन को मिला था नोबेल पुरस्कार 1930 में। किसके लिए? तो प्रकाश के परिकिरणन के प्रभाव के अध्ययन के लिए। और इसे भारत रत्न से सम्मानित किया था। कब?
सबसे पहला भारत रत्न स्टार्ट हुआ 1954 में, उसी समय सीवी रमन को भी दिया गया था, श्री राजगोपालाचारी को भी दिया गया था और राधा कृष्ण को भी दिया गया था। ठीक है, 1954। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, तो इसी के जन्म दिवस पर। ठीक है, हाँ, नहीं खोज किया था। हाँ, खोज के प्रकाश परिकिरण प्रभाव का खोज किया था। किस तिथि को किया था? तो 28 फरवरी 1928 को की थी और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाने का स्टार्ट कर दिया। चलिए अगला बताइएगा, टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? टिंडल प्रभाव का खोज बस अंतिम पड़ाव में है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? टिंडल ने। किसने किया था? टिंडल ने। जॉन टिंडल ने 1869 में टिंडल प्रभाव का खोज किया था। विवर्तन बता चुके हैं। विवर्तन क्या है? एक दूसरे से टकराकर किसी खिड़की से बाहर निकल जाना आवाज। ठीक है, ध्रुवन क्या है? तो ये भी बता चुके हैं, किसी लाइट को खास दिशा में भेजना, किसी चीज को खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन। ध्रुवन का उदाहरण क्या है? तो होलोग्राम, होलोग्राफी। ठीक है, पोलराइड का चमकना, ये सब वाहनों में। कोई दिक्कत? वही बताइएगा, ध्रुवन की घटना किसके द्वारा होता है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? अनुप्रस्थ ना। चलिए अनुप्रस्थ। अगला बताइएगा, अब 1 लाइनर है, ज्यादा कुछ है नहीं। व्यक्तिकरण ये भी जान लिए थे हम लोग। व्यक्तिकरण क्या था? कि कहीं महत्तम कहीं शून्यतम। तो पूछा जाएगा साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना किसके कारण? व्यक्तिकरण। सारा पढ़ चुके हैं आप लोग, पीडीएफ में देख लीजिएगा, कुछ कुछ छोड़ रहे हैं सब। ठीक, जैसे खगोलीय सारा पढ़ाया हुआ, मतलब कुछ ज्यादा दिया फैक्ट, तो वो सब देख लीजिएगा। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल भी है, बना लीजिएगा। चलिए अगला बताइएगा, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा दर कितनी है? 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। अगला बताइएगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है? प्रदीप्त मतलब जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करे, और प्रदीप्त जो किसी दूसरे के सहायता से चमके। तो सूर्य क्या है? प्रदीप्त। सूर्य क्या है? प्रदीप्त। वही चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त। बहुत अच्छा। अगला बताइएगा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 500 सेकेंड, या कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। सूर्य किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है किसके द्वारा? एक्टियोमीटर। वेरी गुड। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर से। वहीं सूर्य का जो ताप मापेंगे किसके द्वारा? पायरोमीटर से। चलिए बहुत अच्छा। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के जैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, लेकिन दिखेगा किस तरह? उत्तल लेंस की तरह। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? जेड जॉनसन। जेड जॉनसन। किसी तारे का रंग उसके किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। किस पर करता है? तापमान पर। चलिए, तो टॉपिक समाप्त हो गया। कल का टॉपिक नाप तो और हाँ, क्या है अगला टॉपिक? इलेक्ट्रिसिटी। तो अगला टॉपिक है 15वां चैप्टर, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम पूरा नहीं करना है, वो अगले दिन में करेंगे। ओम का नियम पीडीएफ में जहां तक दिया जाएगा वहीं तक पढ़िएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट चैप्टर भी है। और लुसेंट में तो हाँ पीडीएफ वैसे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सब कोई कल टेस्ट में आए। ठीक है, जो जो भी वीडियो देख रहे हैं ऑफलाइन वाले के लिए, तो सबके लिए कंपलसरी है, आना ही है। ठीक है, और अगर और 2-4 साथी अगर आप लोग के बगल में कोई पढ़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित करें कि चलिए एक बार टेस्ट देके देखें कैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, वहाँ किस लेवल के क्वेश्चन मिलता है। ठीक है,
तो हाँ, चलिए। बोले थे 10 टका करके लगेगा। अच्छा हाँ, और पहला टेस्ट जो हुआ था वो फ्री था। अब जो टेस्ट होगा प्रत्येक टेस्ट 10 रुपये करके लगेगा प्रत्येक स्टूडेंट को, ठीक है। और कोई 10 रुपया एक सप्ताह में कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। इसको मन हो हाँ। भी दे सकते हैं। चलिए अच्छा, तो धन्यवाद साथी, Thank you, फिर मिलते sir. हैं अगले क्लास में।